सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक, फटाफट से आ जाइए और भाई इस क्लास को शुरू कर लीजिए, क्योंकि भाई बच्चों की डिमांड आ रही थी, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर जी ये जो चैप्टर है भूगोल का भैया, संसाधन एवं विकास, इसे करवा दीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो भाई फटाफट से आ जाओ बिना किसी देरी के, और भाई इस क्लास को फटाफट से ज्वाइन कर लो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड नून, राधे राधे, राम राम। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ बिना किसी देरी के, और भाई इस क्लास को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं उनसे बोलूंगा भैया हमारा जो परिवार है, ठीक है ना, इसका हिस्सा बनिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, वो जो लाल बटन दिख रहा है ना, दबा देना। और भैया लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। वन शॉट होने वाला है, पूरा जो चैप्टर है वो क्या करेंगे हम, वो फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है हम करने वाले हैं। फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है हम पूरे चैप्टर को करेंगे, और बिल्कुल कहानी की तरह, कहानी इन द सेंस आप बोल सकते हो कनेक्ट करते हुए चलेंगे। भूगोल है भाई, ये भूगोल ही तो है ना। ये भूगोल क्या है भैया, आसपास जो भी आपको चीजें दिख रही है ये सब हमारी भूगोल ही आती है, ज्योग्राफी में तो आती है ना ये सब। तो इसे थोड़ा सा कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है। ये जो चीजें मैं बताऊंगा ये आसपास आपके हो रही हैं, तो थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट से आ जाओ और ज्वाइन कर लो। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड नून बेटा, गुड नून। आ जाओ जल्दी से आ जाओ बेटा, नमस्ते, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं, फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बच्चों का वेट कर लेते हैं, और लाइक वाइक करते रहिएगा, पसंद आए तो कुछ मन करे तो लिख भी दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। हाँ जी बेटा जी, पूरा चैप्टर होगा इस लेक्चर में, भाई पूरा चैप्टर करवाने वाला हूँ मैं, वन शॉट टाइप होने वाला है। 1 घंटा, सवा 1 घंटा, 1.5 घंटे तक चलेगा पूरा चैप्टर, और शुरू से लेके एंड तक देखना है। और इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि भैया जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, कोई भी आपका जो डाउट है वो नहीं बचेगा। इस चैप्टर से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं आपको करवा दूंगा इस लेक्चर में, इतना मैं वादा करता हूँ आपसे, प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट से बिना किसी देरी के। चलिए तो शुरू करें, फटाफट से बता दो, शुरू करते हैं। एक बारी सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे दो, फटाफट से सारे बच्चे जो है मेरे को थम्स अप दे दो बिना किसी देरी के, फिर हम शुरू कर देते हैं। चलिए चलिए जल्दी से जल्दी से। अरे बेटा लव यू टू, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलिए बहुत अच्छी बात है, थम्स अप भी आ चुके हैं बहुत सारे, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमेशा की तरह हम चैप्टर के नाम पे जाएंगे कि भैया चैप्टर का जो नाम है ना उसमें पूरा सार छुपा हुआ है, भैया पूरे चैप्टर का जो सार है उसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो हम पहले चैप्टर का नाम पढ़ेंगे और नाम से कुछ चीजें जो है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है संसाधन की, और फिर इसके बाद हो रही है विकास की बात, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोले तो इसमें बोलते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इन दोनों की बात हो रही है, संसाधन और विकास दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा भैया ये बताओ कि संसाधन क्या है और भैया विकास कैसे जुड़ा हुआ है इससे। तो संसाधन का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आप अपनी भाषा में बताइए जल्दी से। रिसोर्सेज का मतलब होता क्या है, फटाफट से आप अपनी भाषा में बताइए जल्दी से। हाँ बेटा ठीक है, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल, चलिए चलिए। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, कई सारे बच्चे जो है बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ आवश्यकताओं की पूर्ति, बिल्कुल सही है बेटा। हाँ बेटा ध्यान से सुनो, देखो कोई भी ऐसी चीज, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आता हूँ उसपे, देखो कोई भी ऐसी चीज हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास जो भी चीज है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संसाधन बोलते हैं। लेकिन ये क्या है भाई, क्या ये पूरी डेफिनेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। इसमें कई सारी और चीजें हैं, वो आती है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया जो चीजें हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, संसाधन बोल देते हैं। एक चीज ये हो गई। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ, ठीक है ना। हर चीज को ना उदाहरण की हेल्प से समझते हैं ना, तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाती है। जैसे आप फोन लेके पकड़े हो, अभी फोन पकड़े हो, लाइव क्लास मेरी चल रही है, तो भैया आपके पास क्या, आपका जो फोन है वो क्या हो गया, आपके लिए संसाधन हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो नीड्स हैं उसे सेटिस्फाई कर रहा है भैया, आपकी जो आवश्यकता है इसे पूरा कर रहा है भैया। अगर आपके पास फोन नहीं होगा तो पबजी कैसे खेलोगे, पढ़ाई कैसे करोगे, ठीक है। तो फोन क्या हो गया आपके लिए, संसाधन हो गया। अब मेरे लिए संसाधन क्या है भाई, मेरे लिए संसाधन देखो, ये टीवी सामने लगा है, जो बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, ये मेरे लिए संसाधन है। सामने जो कैमरा लगा हुआ है ये मेरे लिए संसाधन है। क्यों? अगर भैया ये जो स्क्रीन नहीं लगी होगी और सामने कैमरा नहीं होगा तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। तो ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, ये मेरी जो आवश्यकताएं हैं इन्हें पूरा कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए संसाधन हो गया। अच्छा अब एक बात कर लेते हैं,
चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बात बताई भैया, जो भी चीजें, जो हमारी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पर्यावरण में चीजें हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो क्या है, वो संसाधन हो गए। क्या इतनी ही सही डेफिनेशन है? इसमें तीन चीजें जो है जुड़ जाती हैं। वो कोई भी चीज संसाधन कब होगी? जब उसमें तीन चीजें जुड़ जाती है। पहले प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी यानी कि जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है वो। अब एक बात बताओ, सामने आप फोन चला रहे हो, उसमें क्या लगी है? पूरी की पूरी जो है उसमें तकनीक लगी है भाई, टेक्नोलॉजी का खेल है। मैं भाई यहाँ से बैठ कर रहा हूँ, ये क्या है भाई? टेक्नोलॉजी है ना। तो भैया वो पर्यावरण में, अगर मैं बात करूँ, पर्यावरण मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। अगर मैं संसाधन की बात करूँ तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी हो गई पहले, जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत अहम रोल होता है। ये चीज होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज को क्या होना है भैया, कोई भी चीज अगर संसाधन अगर आप बोल रहे हो तो उसमें पहली बात क्या होनी चाहिए? प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज भैया आर्थिक रूप से संभव, यानी कि भैया ऐसा होना चाहिए कि ये जो आर्थिक रूप से संभव हो। अब एक बात बताओ, मान लो खुदाई हुई, आपको पता चला किसी जमीन के अंदर ना बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, पता चला, सिर्फ ऐसा आप अनुमान लगा रहे हो। अब आपने करीबन 100 करोड़ रुपए लगा लिए उस पर, आपने 100 करोड़ लगाए और उसमें खोदा। फिर जब आपने पूरा खोदा, नीचे क्या निकला? नीचे सिर्फ 5 ग्राम सोना निकला। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो आपको नुकसान हो गया। यानी कि क्या है इसका मतलब? यानी कि इसका मतलब ये है कि भैया ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। यानी कि भैया क्या हुआ? पैसा जो है पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है ना। तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए भैया? संसाधन जो आर्थिक रूप से संभव भी हो, ठीक है ना, आर्थिक रूप से संभव हो। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सांस्कृतिक, यानी कि भैया जो लोग हैं हमारे, जो हमारे समाज में लोग हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट भी करें कि भैया ये जो चीज है ना वो क्या है? वो संसाधन है, ये हमारे लायक है, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। वो अगर हमारे समाज है पूरा इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, तभी वो जो चीज होगी वो क्या होगी? वो होगी संसाधन। जल्दी से बताओ फटाफट से, इतना समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बोलो बेटा, समझ में आ गया या नहीं आया? चलिए, तो ये इतनी चीज समझ में आ गई आपको। चलिए, अब सर आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ कि संसाधन का मतलब तो बता दिया, संसाधन का मतलब बता दिया, तो ये विकास से कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये ध्यान करो, एक मैंने चैप्टर पढ़ाया है आपको, विकास, ठीक है ना, अर्थशास्त्र का चैप्टर है विकास। तो उसमें मैंने क्या बताया था? विकास का मतलब क्या होता है कि पहले से बेहतर होना, ठीक है ना, पहले से बेहतर होना। अब आप बताओ, आप फोन में यहाँ घर पे बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो और मैं इतनी दूर से भैया आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम क्या पहले से बेहतर नहीं हुए हैं? तो कहने का मतलब ये है कि भैया इन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं हुए हैं? जल्दी से बताओ। तो कहीं ना कहीं ये जो संसाधन है, ये हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, इसे कहीं ना कहीं बेहतर बना रहे हैं, यानी कि हमारा विकास हो रहा है, यानी कि संसाधन को इस्तेमाल करके जो है हमारा विकास हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया जो संसाधन है, ठीक है, सीधे सीधे जुड़ा हुआ है किससे? विकास से। अगर संसाधन को हम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे सीधे सीधे क्या देखने को मिलेगा? कि हमारा भैया विकास होगा, हम पहले से बेहतर होंगे। इतना समझ में आ गया? तो आई होप आपको जो पूरे चैप्टर की जो आउटलाइन है वो क्लियर हो गई होगी। समझ में आ गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। तो एक चीज तो मैंने समझा दी आपको, अब एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो भैया, ये जो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हम संसाधनों की बात कर रहे हैं ना, ये बिना मानव के तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक बात बताओ, जो इंसान है, इंसानों ने ही तो इसका नाम दिया संसाधन। जब इंसान ही नहीं होंगे तो फायदा क्या है? ठीक है ना। तो जो इंसान है, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो समझने की कोशिश करना, हिंदी बता दूंगा। देखो, ये ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो हमारे इंसान है, ठीक है ना, ये भैया किस पे डिपेंड होते हैं? नेचर पे, यानी कि भैया जो भी प्राकृतिक चीजें हैं इन पे डिपेंडेंट है। अब ये जो प्राकृतिक चीजें हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, फिर क्या करते हैं भैया? फिर इसको तकनीक की मदद से भैया ऐसे क्या बनाते हैं भैया? और ज्यादा यूजफुल बनाते हैं भैया। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, गन्ना, जो चीनी होती है वो गन्ने से बनती है। अब ऐसा तो है नहीं चीनी जो है पेड़ पर लगती होगी, चीनी पेड़ पर थोड़ा ना लगती है। अब भैया यहाँ पे जो लोग हैं, लोग क्या करते हैं भैया? गन्ने से क्या निकालते हैं? चीनी निकालते हैं, और उसका पूरा प्रोसेस होता है भैया। तो भैया उसकी पूरी टेक्नोलॉजी होती है ना, कि मिल होती है, मिल में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उससे क्या निकाला जाता है? उससे भैया चीनी बनती है, गन्ने से चीनी बनती है। अब जरा सोच के देखो, इसमें कहीं ना कहीं तकनीक का इस्तेमाल है या नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों ये चीजें, और तीसरी बात क्या? तीसरी बात है इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान। अब मान लो जहाँ भी जो गन्ना है उसे पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, वहां पे पूरी की पूरी बड़ी सी जो है इंडस्ट्री खुल गई होगी, जहाँ पे भैया हजारों वर्कर्स जो है काम कर रहे होंगे। तो ये क्या हो गया भैया? ये इंस्टीट्यूशन हो गया, यानी कि बहुत बड़ा संस्थान हो गया, जहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं वो हो रही हैं। तो जो तीनों चीजें हैं भैया, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्राकृतिक चीजों की बात कर रहा हूँ, और मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, यानी कि तकनीक की बात कर रहा हूँ, और भैया इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थानों की बात कर रहा हूँ। ये जो आपस में तीनों जो चीजें हैं
कर रहा है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई फटाफट से बता दो बेटा। बताओ बताओ फटाफट से बताओ बेटा, समझ में आ गया ना बेटा? ये क्लास अभी 1 घंटे तक चलेगी। अभी टाइम मत देखो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। इतना अच्छे से यार करके बता रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? टाइम हम क्या पूछते हो यार? इतना मतलब इतने मजे से तो पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, कहानी की तरह पढ़ा रहा हूँ, एकदम चीजों को जोड़ते हुए ले जा रहा हूँ। तो टाइम मत पूछो। टाइम पूछोगे फिर मेरे को ऐसा लगेगा तुम बोर हो रहे हो यार, है ना? बोर नहीं होना है। देखो मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ आपको। ये जो भूगोल है ना, इसे थोड़ा सा वैसे देखना कि जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है ना, रियल में जो हो रही है, वो इस चैप्टर में दिखाई गई है। ये कहीं अलग नहीं है, ये चीजें रियल में होती है भाई, ठीक है ना? तो जोड़ के देखना अपनी रियल लाइफ से। ऐसा नहीं है कि भैया सिलेबस की तरह पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। फिर आप कहते हो कि भैया सामाजिक विज्ञान समझ में नहीं आती। सामाजिक विज्ञान भैया क्या समझ में आएगी जब आप सिलेबस की तरह रट्टा मारने बैठ जाओगे, है ना? रट्टा नहीं मारना अपन को। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब बात कर लेते हैं भैया संसाधन के प्रकार, कि कितने प्रकार होते हैं भैया संसाधन के। अब संसाधन को हमने क्या किया भैया, हमने उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग, हमने उनकी विशेषताओं के अनुसार जो है उन्हें अलग अलग भाग में जो है डिवाइड कर दिया है। बारी बारी से सब पढ़ेंगे हम, ठीक है? और एक दूसरे को जोड़ के पढ़ना है सारी चीजों को। तो हमने क्या करना है भाई, हमने संसाधनों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया उनकी विशेषताओं के अनुसार, उनके जो फीचर्स थे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके अनुसार जो है हमने संसाधनों को अलग अलग भाग में जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहला भैया उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है? उत्पत्ति के आधार पर 2 तरीके के होते हैं संसाधन, जैव और अजैव संसाधन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं भैया समायत्ता के आधार पर, ठीक है? उसमें हम क्या पढ़ेंगे भैया, नवीकरण, अवनवीकरणीय, या फिर 2 ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? 2 टाइप है इसके। अब फिर हो जाता है भैया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व मतलब स्वयं, नाम पे जाओ हमेशा, नाम पे हमेशा जाओ। स्वामित्व मतलब स्वयं। स्वामित्व के आधार पर भैया हम देखेंगे व्यक्तिगत हो जाता है, सामुदायिक हो जाता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। तो इन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे विकास। विकास के स्तर पर जो है हमने कितने भागों में डिवाइड किया भैया, हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया, संभावी, विकसित भंडार और भैया संचित कोश, ठीक है? इन सबको जो है हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो रेडी रहिएगा भैया, कमर की पेटी कस लो थोड़ा सा। अभी तक क्या था भैया, अभी तक मैंने पूरे चैप्टर की आउटलाइन क्लियर करवाई है। ये चैप्टर का जो नाम है ना वो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम जो है एक्चुअल में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब हमारा जो चैप्टर है सही मायने में जो है शुरू हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे काफी कम दिखाई दे रहे हैं बेटा, और लाइक वाइक करते रहिएगा बेटा, लाइक बहुत कम दिख रहे हैं मेरे को। कम से कम जब क्लास खत्म हो ना, कम से कम 600 लाइक तो होने चाहिए, कम से कम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात कर लेते हैं सबसे पहला वाला, उत्पत्ति के आधार पर, ऑरिजिन के आधार पर जो है जो संसाधन है भाई, उसे हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक तो जैव संसाधन और एक अजैव। मतलब उनकी जो संसाधनों की उत्पत्ति जो हुई है उसके आधार पर हमने 2 टाइप में बांट लिया है। एक तो है भैया जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन, ठीक है? अब ये जैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन क्या होते हैं? जैव मतलब जीवन, जिनके अंदर जान है। तो ये जैव संसाधन में क्या आ गए भैया, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, वनस्पति क्या है, वनस्पति भी आप बोल सकते हो जैव संसाधनों में से, ठीक है? जिनके अंदर क्या होती है, जान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव संसाधन बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ, हम मानव जो है वो क्या है, वो भी तो एक संसाधन है ना। जानवर जो है वो भी तो एक संसाधन है भैया। भैंस दूध देती है, दूध से आप क्या बनाते हो, दही बनाते हो, खोया बनाते हो, पनीर बनाते हो। तो क्या ये आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, इन्हें पूरा नहीं कर रहे क्या भैया? मैंने क्या बताया, संसाधन वो चीज है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हो। अब ये जानवर भी तो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। हम इंसान जो है ये खुद एक संसाधन है। मैंने बताया मानव भी एक क्या है, संसाधन है। ये एक चैप्टर भी है पूरा जो मानव है वो भी एक संसाधन है। अब एक बात बताओ, ये जो जमीन में से क्या निकलता है, सोना निकलता है, जमीन में से सोना निकलता है। अब इंसान को यही टेक्नोलॉजी नहीं पता होगी कि जमीन से सोना कैसे निकाला जाए, तो ये सोना कितना भी बना रहे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मानव को वो कला आती ही नहीं है, मानव के पास वो कौशल है ही नहीं, तो वो सोना कैसे निकाल पाएगा जमीन में से? एक बात बताओ। तो सबसे जरूरी जो संसाधन है वो क्या है भैया, मानव है। तो मानव भी क्या है भैया, आप बोल सकते हो एक जैव संसाधनों में से एक है, ठीक है? तो मानव भी हम सब क्या है भैया, हम सब एक संसाधन है। हमारे जो माँ बाप है हम पे पैसा लगा रहे हैं ना, ये क्या है भाई, पूंजी है। आगे चल के हमें उन्हें रिटर्न देना है, ठीक है? तो हम मानव भी क्या है, संसाधन है। जानवर भी संसाधन है, जो पेड़ पौधे हैं ये भी क्या है, एक संसाधन है। तो उसकी बात हो रही है। वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं। उदाहरण के लिए भैया मनुष्य हो गए, वनस्पति हो गए, मछलियां हो गई, ये सब क्या है भैया, ये सब है जैव संसाधन, और ये कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अजैव की। अजैव मतलब भैया, अजैव का मतलब जिनमें जान नहीं है,
जिनमें भैया जान नहीं है। अजैब संसाधन क्या हो गया भैया? देखो मिट्टी हो गया, मिट्टी, हवा, पानी, सॉरी बेटा सॉरी, चलिए चलिए। तो भैया सुनो, जैसे मिट्टी हो गई, हवा, पानी, धातु, पत्थर, ये सब क्या भैया? इनमें जान नहीं है, इनमें बिल्कुल भी जान नहीं है। अब क्या ये हमारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल कर रहे हैं भैया। मिट्टी में जान होती है? नहीं होती। लेकिन भैया बिना मिट्टी के आप खेती कैसे कर पाओगे? एक बात बताओ। तो भैया इनमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। तो ये मिट्टी हो गई, धातु, ये धातु से क्या क्या चीजें नहीं होती भाई? एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गए, इन सबसे क्या बनाया जाता है भैया? चीजें बड़ी बड़ी अलग अलग तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, लेकिन इनमें जान नहीं होती। तो भैया अगर मैं बात करूं, उत्पत्ति के आधार पर हमने दो तरीके के संसाधन देखे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आई होप आपको ये दोनों जो है क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब बात कर लेते हैं समायिकता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो ये समायिकता के आधार पर दो तरीके के हैं भाई, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भैया ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है उसके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। अगर मैं नवीकरणीय की बात करूं, ये ऐसे संसाधन है भैया, ये ऐसे संसाधन है जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ऐसे संसाधन है जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे पास जो चीजें हैं, ये मतलब ये जो चीजें हैं ना कभी खत्म नहीं हो सकती। ये जो संसाधन है कभी भी खत्म नहीं हो सकते। इसका बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेता हूं मैं, सौर ऊर्जा। भैया जो हमें सूरज से रोशनी मिलती है उससे हम बहुत सारी ऊर्जा निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा गांव में भी, शहरों में बहुत सारी सोलर प्लेट्स लगी होती हैं, आपने देखा होगा बहुत बारी। अगर मैं इधर आऊं मेट्रो स्टेशन साइड, तो यहाँ पे भी क्या भैया, यहाँ पे भी बहुत सारी जो सोलर प्लेट्स लगी हैं। अब इसका काम क्या भैया? जो भी सूरज से रोशनी आ रही है ये लेता है और भैया क्या देता है? हमें बिजली देता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब एक बात बताओ, सूरज की जो रोशनी है ये कभी खत्म होगी? सूरज की जो रोशनी है ये कभी खत्म होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी सूरज की रोशनी। तो ये क्या हो गया भैया? ये नवीकरणीय योगी संसाधन है, ठीक है। अब मैं बात करें पवन ऊर्जा। जो भैया पवन चल रही है, पवन मतलब हवा चल रही है, उससे भी हम ऊर्जा बनाते हैं, उससे भी बिजली बनाते हैं। तो पवन कभी खत्म हो सकती है भैया? हवा ऐसा तो है नहीं कि आज चल रही है कल नहीं चले। हवा क्या भैया? हवा तो प्राकृतिक है भैया। तो भैया ये जो ऐसे कुछ संसाधन होते हैं जिनको भैया जिनको हम जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे संसाधन को नवीकरण योग्य संसाधन बोला जाता है जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकरण पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्रक्रियाओं की बात हो रही है, कुछ हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कुछ हम भौतिक चीजों का, रासायनिक चीजों का, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके जरिए जो है हम इन्हें पुनः स्थापित कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज क्या भैया? इसका ठीक उल्टा क्या हुआ? इसका ठीक उल्टा हुआ भैया अनवीकरणीय। यानी कि भैया जो संसाधन एक बारी चले गए वो कभी वापस नहीं आने वाले। भैया आप गए बाइक से सब्जी लेने, आपने 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया। अब वो पेट्रोल जो डलवाया है वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आपने चलाई और वो पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या वो पेट्रोल जो है दोबारा आएगा? दोबारा आएगा पेट्रोल? वो नहीं आएगा, वो तो भैया धुआं देके उड़ गया वो तो। अब ये पेट्रोल जो है वो कहाँ है भाई? पेट्रोल वगैरह हो गया, कोयला हो गया, डीजल वगैरह, जितनी भी नेचुरल गैसेस हैं भैया कैसे बनी है भाई? इन्हें बनने में करोड़ों साल लगे हैं, इन्हें बनने में भैया करोड़ों साल लगे। जमीन के अंदर बहुत सारा हीट लगा, प्रेशर लगा, बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए, उसके बाद जाके कहीं ये बन पाए हजारों करोड़ों सालों में। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया कैसे है भाई, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। एक दिन तो ऐसा आएगा कि कभी ना कभी ये पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे संसाधन भैया जो क्या है भाई, जिन्हें हम पुनः स्थापित नहीं कर सकते, जिन्हें हम पुनः नहीं बना सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अनवीकरणीय संसाधन जो है उसे हम बोलते हैं। समझ में आ गया? इतना जल्दी से बता दो फटाफट से। अरे एक बच्चा कह रहा है सब्जी वाला तो पड़ोस में ही रहता है। अरे बात तो बहुत बढ़िया बात है बच्चों, है तो बेटा आप तो फिर पेट्रोल के पैसे बचा लेते हो गए ना। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, उदाहरण दिया है, सीरियस नहीं होना इतना ज्यादा, है ना। चलिए इतना समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? सब क्लियर होता जा रहा है ना? देखो एंड तक रुकना है आपको, क्योंकि भैया होता क्या है कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चल रहा हूँ आपको, तो आप साथ के साथ देख लोगे ना तो आपको फायदा देगी ये चीज, ठीक है। तो साथ के साथ थोड़ा आपको देखना है ये चीज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल की बात लूं तो भैया देखो जीवाश्म ईंधन हो गया, धातु हो गई, ठीक है ना, कोयला हो गया हमारा, और क्या हो गया भैया हमारा क्रूड ऑयल हो गया। ये सब क्या है भाई? ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये क्या है भैया? ये अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। हाँ बेटा ये वन शॉट है, हिमांशु बेटा ये वन शॉट है, बिल्कुल वन शॉट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगले पे आ जाते हैं भैया स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है, यानी कि स्वामित्व मतलब स्वयं। स्वामित्व मतलब क्या हो गया? थोड़ा स्वयं की भावना आ रही है ना। तो यहाँ
ओनरशिप के आधार पर। तो यहाँ पे पहला क्या भैया, पहला है व्यक्तिगत संसाधन, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट रिसोर्सेज बोलते हैं। भैया आपका जो घर है वो आप ही का तो है ना, कोई दूसरा इंसान तो उसमें बिना आपकी परमिशन के आ नहीं सकता। आपका घर हो गया, आपका गार्डन हो गया, आपकी जो प्रॉपर्टी, आपके जो खेत वगैरह हैं वो क्या है भाई, वो सब भाई क्या है, व्यक्तिगत संसाधन में आ जाते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जहाँ पे सिर्फ आप ही का हक है, जहाँ पे क्या भैया, जहाँ पे आपका निजी हक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्राकृतिक, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन बोल देते हैं। ठीक है ना। अब आ जाता है ये सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या भैया, जिस पे पूरा का पूरा जो समुदाय है जहाँ पर रह रहे हो उन सबका हक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ भैया, आपने देखा होगा आपकी जो सोसाइटीज होती हैं, जो अच्छी अच्छी सोसाइटीज होती हैं, वहाँ पे पार्क होते हैं, बीच में पार्क बने होते हैं। तो शाम के टाइम पे आप देखते हो गली में जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो थोड़ा योगा करने आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं वो किसी एक का पार्क है, वहाँ पे तो कोई भी जा सकता है भैया। वो तो क्या भैया, वो सरकारी किस्म का है भाई, कोई भी जा सकता है। पूरी की पूरी एक कम्युनिटी जो है वहाँ पे, सोसाइटी जो रह रही है, उन सबका हक है उस पे। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलेंगे हम, ऐसे संसाधनों को हम सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। ठीक है, चीजों को थोड़ा जोड़ते हुए जाना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे भाई, राष्ट्रीय संसाधन। अभी ये राष्ट्रीय संसाधन की बात करूं तो ये दोनों जो है ना, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, ये कहीं ना कहीं इसका ही पार्ट है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, ये नैरो टर्म है, छोटे छोटे टर्म है। राष्ट्रीय की बात करूं यानी कि ऐसे संसाधन जो सरकार के हैं, और जो सरकार के होते हैं भैया उस पर तो सबका हक होता है। ठीक है ना, कोई भी सरकारी जो चीज है, मान लो सरकार ने सड़क बनवाई है, तो ऐसा तो है नहीं सड़क पर कोई एक अकेला इंसान चलेगा, उसके पिताजी की सड़क तो है नहीं, सरकार ने पैसा लगाया तो सब चल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो राष्ट्रीय संसाधन कौन होते हैं भैया, ठीक है ना, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। राष्ट्र मतलब आप बोल सकते हो सरकार के पास होता है, पूरे पूरे राष्ट्र का हक होता है उस पर। इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं भैया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो भैया अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हक किसके पास होता है भैया, जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनके पास इनका हक होता है। इसमें एक बहुत ही जरूरी जो है कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। मान लो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये हमारा भारत, भारत का हमारा जो दक्षिणी भाग है, ऐसा कुछ दिखता है हमारा भारत, है ना, दक्षिणी भाग में। एक उदाहरण नहीं, एक रियल एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप भारत की बात करूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे क्या है भैया, समुद्र है, यहाँ पे क्या है भैया, श्रीलंका है। तो अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत का जो हक है वो 200 माइल तक, 200 जो न्यूटन माइल होते हैं, वहां नॉटिकल जो माइल होते हैं, नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है, नॉटिकल माइल का मतलब होता है जो समुद्र का जो रास्ता नापते हैं ना, तो उसकी यूनिट को हम बोलते हैं नॉटिकल माइल। तो भारत का 200 नॉटिकल माइल तक जो है यहाँ पे हक है, यहाँ पे जितने भी संसाधन होंगे वो भारत के हक में होंगे। इसके बाहर जो भी सीमा होगी, इससे भारत का हक नहीं होगा। इस पे किसका हक होगा, तो इस पे भैया जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनका हक है। तो इनकी बिना परमिशन के जो है यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ पे जो भी संसाधन है इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाकी जो 200 नॉटिकल माइल के अंदर जो है भारत किसी भी संसाधन को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये याद रखना, एग्जाम्पल में आ जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर नीचे तो बिल्कुल पास में तो नीचे क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका क्या कहेगा कि भैया हमारा भी हक है इस पे, तो फिर तो ऐसे लड़ाई हो जाएगी। तो भैया लड़ाई नहीं होती, फिर क्या होता है, फिर सलाह मशवरा होता है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो रखा होगा, तो उनके पास अपने एरिया होंगे, भारत के पास अपना एरिया होगा। लेकिन इतनी बात याद रखनी है कि भैया एक जो सीमा होती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है संसाधनों पे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का हक होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे संसाधनों को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जल्दी से बताओ इतना समझ में आ गया आपको या नहीं आया। अरे हम पढ़ा रहे हैं, वो आज की चल रही है वहां पे देखो। अरे बेटा पढ़ लो बेटा, 3 महीने रह गए हैं, आज की तो बाद में भी होती रहेगी। क्या बात करते, पसीना आ गया पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और आगे करते हैं भैया। अब बात कर लेते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो अगर मैं विकास के आधार पर बात करूं, डेवलपमेंट के आधार पर बात करूं, तो यहाँ पे हमने कितने पार्ट में बांटा है, यहाँ पे हमने 4 हिस्सों में जो है संसाधनों को बांट दिया है। यहाँ पे हमने जो 4 हिस्सों में जो है संसाधनों को बांट दिया है। अगर मैं बात करूं संभावित संसाधन, संभावित संसाधन कौन से संसाधन है, जिनका उपयोग तो भैया वर्तमान में पॉसिबल है, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ हमारे पास, हम कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है ना, जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, कोई भी कारण हो सकते हैं। जैसे मैं बात बताऊं भैया, गुजरात और राजस्थान की बात करूं, तो यहाँ पे आपको पर्याप्त रूप से भैया सौर ऊर्जा मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे धूप वगैरह बहुत अच्छे से पड़ती है, और यहाँ पे भैया पवन ऊर्जा भी मिल सकती है आपको, हवाएं भी बहुत अच्छे से चलती हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान के टाइम पे भी जितना हमें इस्तेमाल करना चाहिए उतना हम इन संसाधनों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे संसाधनों को हम संभावित संसाधन बोलते हैं, याद रखना हमेशा। आइए दूसरे पे आते हैं, विकसित संसाधन।
अब भैया विकसित संसाधन नाम से लग रहा है ना, विकसित, ऐसे संसाधन भाई जो विकसित हो चुके हैं, पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास जो विकसित हो चुके हैं। बस क्या, और हमें ये भी पता है कि भाई कब तक चलेंगे, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे भैया पेट्रोल, डीजल, ये सब हमें पता है भैया, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हमें ये भी पता है हमें कितना इस्तेमाल करना है, कितनी खपत करनी है, कितना फ्यूचर के लिए रखना है, ये सब जो है हमारे पास है। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलेंगे? ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कर लेते हैं भंडार। भंडार क्या होते हैं भैया? भैया भंडार कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसका भैया, जिसकी जो टेक्नोलॉजी है, मतलब हम इसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। भंडार वो संसाधन होते हैं कि भैया जिनका हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं भैया, बहुत अच्छे हैं वो संसाधन, लेकिन उनको उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है वो। जैसे मैं बात करूं भैया पानी की, पानी में क्या होता है भैया? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हम क्या बना सकते हैं? बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बात करूं तो हाइड्रोजन को भैया कैसे हम बनाए? फ्यूल, फ्यूल के रूप में कैसे बनाए? ये टेक्नोलॉजी तो बन चुकी है भैया, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है, तो आप इसे संसाधन नहीं बोल सकते। क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया है, संसाधन वो होते हैं जो भैया आर्थिक रूप से क्या हो, संभव हो। ये तो आर्थिक रूप से संभव ही नहीं है। अब मान लो कोई ऐसा संसाधन बना दिया, अब कोई ऐसा फ्यूल बना दिया हाइड्रोजन वाला, मान लो बना दिया, बन भी गया, ऐसा फ्यूल बन रहा है, अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभी ये बहुत महंगा है। अब मान लो 1 किलोमीटर का आपका दाम आया 850 रुपए, 1000 रुपए आया, तो ये तो फिर फायदा नहीं है ना, ये तो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। आर्थिक रूप से ये जो है ये भैया बेकार है ये तो आप इसे संसाधन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी, तकनीक नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल कर सको। तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं? ऐसो को हम भंडार बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो एक बार ध्यान रखना, संभावी संसाधन और भंडार में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम यूज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। देखो अगर मैं बात करूं भंडार की, अगर मैं बात करूं तो भंडार में क्या हो रहा है? भंडार में हमारे पास तकनीक नहीं है, लेकिन संभावी संसाधनों की बात करूं तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझकर यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास टेक्निक भी है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम इन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया ना? जल्दी से बताओ यार, लाइक बाइक बहुत कम दिख रहे हैं, लाइक बाइक करो यार, 300 तो पहुंचा दो कम से कम, है 300 पहुंचा दो कम से कम भाई। और वैसे भी आज बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, इतने कम बच्चे पता नहीं कैसे आए हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में शेयर कर देना, थोड़ा सा शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। अपने जो भी यार दोस्त है उन्हें बता दो भैया अमित भैया आ गए हैं, इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं तुम्हें, है ना। समझ में आ गया? चलिए अब लास्ट बचा है भैया संचित कोष। संचित कोष क्या है भैया? तो इसमें क्या है भैया, देखो ये भंडार का हिस्सा होते हैं, ये क्या भैया, ये भंडार का ही हिस्सा है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो संचित कोष की बात करूं तो ये किसका हिस्सा है? ये भंडार का ही हिस्सा है, और इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है भाई, हमारे पास तकनीक भी मौजूद है, लेकिन भैया उसका जो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे भैया? हमें क्या करना है भैया? अब मान लो जैसे डैम है, डैम, अब डैम से भैया या तो आप इकट्ठा पानी रोक के भैया पूरी बिजली बना दो, या फिर उसे क्या करो भैया, अपनी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी कुछ बचा के रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या भैया, हमारे पास क्या है भाई, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रखनी है, हम उसका हिसाब से अभी यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, संचित कोष बोलते हैं। इतना आपको जो है आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो हमने कितना पढ़ लिया भैया, हमने ये सब कुछ जो है कंप्लीट कर लिया है। आधा घंटा हो चुका है, अभी हमारा चैप्टर जो है आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे जो है लेक्चर चलेगा, प्लीज एंड तक रहिएगा, खुशी मिलेगी। और एंड में मैं गारंटी देता हूँ कि भैया आपको ना सब कुछ आ चुका होगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब बात कर लेते हैं संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल। अब हुआ क्या, देखो अब इंसान क्या है, इंसान तो इंसान ही है, इंसान तो इंसान ही है भाई। इंसान ने हर चीज, इंसान तो ये जानवर से बढ़कर है। इंसान के हाथ में जब कोई चीज आ जाती है तो इंसान छोड़ता थोड़ा ना उसको, जब तक चूस नहीं लेता तब तक इंसान नहीं छोड़ता उस चीज को। तो भैया हमने क्या किया भैया, हमने बहुत ज्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, हमने बहुत ही ज्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इसकी वजह क्या हुआ भाई, इसकी वजह से जो है हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमारे जो संसाधन है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ये सारी जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि भैया क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भाई, ग्लोबल वार्मिंग इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्लोब है हमारा, यानी कि पूरा हमारा जो अर्थ है भैया, इसका जो टेम्परेचर है भाई वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है भैया? क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं। इससे क्या हो रहा है भैया, हमारी पूरी दुनिया है, हमारा पूरा जो अर्थ है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है ये बढ़ता जा रहा है। अब ये तापमान बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती। तो आप देखते होंगे ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं बर्फ के, ये पिघल रहे हैं भाई, और अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल गए तो क्या होगा, तो भैया बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्या भैया, परितंत्र पर खतरा, हमारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है ना, जहाँ रह रहे हैं पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है उसे खतरा है। और क्या क्या भैया, ओजोन लेयर में सुराख। भैया ओजोन लेयर क्या होती है,
ओजोन लेयर, देखो हमारा जो अर्थ है भाई, हमारा जो अर्थ है पूरा, ये किससे घिरा हुआ है? ये ओजोन लेयर जो है ना, एक लेयर है हमारे अर्थ के पूरे ऊपर, उसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। तो सूरज की जो भी किरणें आती हैं, जो भी आप बोल सकते हो, जो भी बहुत ही हार्मफुल, जो बहुत ही हानिकारक जो किरणें आती हैं, उसे आने में ये जो ओजोन लेयर है ना, ये बचाता है। लेकिन अब क्या हुआ भैया, हुआ ये भैया, इतना पॉल्यूशन हो चुका है, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, तो ये जो ओजोन लेयर है ना, इसमें सुराग होते जा रहे हैं। अब इससे क्या बढ़ रहा है खतरा? इससे भैया स्किन कैंसर का जो है खतरा बढ़ रहा है। और जो ओजोन लेयर होती है हमारी स्किन पे पड़ती है ना, ये जो ओजोन लेयर नहीं होती और जो सन की रेज हमारी स्किन पे पड़ती है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है, और भी जो नई नई बीमारियां होती हैं खतरा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो रेज होती है, सन की जो किरणें होती हैं, वो काफी कैसी होती हैं? काफी हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ये हो गया। और बात कर लेते हैं, संसाधन कुछ सीमित लोगों के हाथ में है, ये सबसे बड़ी समस्या है भाई। कुछ अमीर जो लोग हैं, कुछ अमीर जो लोग हैं, वो हमारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठ गए हैं। इस वजह से क्या हुआ है भैया? इस वजह से ये हुआ है कि अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंस है, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा जो है बढ़ गया है। ये सारी चीजें हैं। अब भैया इसकी जरूरत क्या पड़ी भैया हमें? अब ये जो सब सारी चीजें हो रही थी भाई, ये सारी जो चीजें हो रही थी, हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोगों को लगा, लोगों को क्या लगा कि भैया देखो, थोड़ा सा थम जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा जो है हमें थम जाना चाहिए। अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे भैया? अब हम सतत पोषणीय विकास, यानी कि भैया इसे क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया हम अपने रिसोर्सेज को कुछ ऐसा इस्तेमाल करें, ठीक है ना, हम अपने रिसोर्सेज को, हम अपने संसाधनों को कुछ ऐसा इस्तेमाल करें कि भैया पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे और हम भी अपनी जरूरतों को धीरे धीरे पूरा करता रहें। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है। चलिए अब क्या बात कर लेते हैं? अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सतत पोषणीय विकास के बारे में, ठीक है ना। सतत पोषणीय विकास के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एजेंडा 21 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भैया, विकास हो रहा है भैया, ठीक है ना, लेकिन विकास तो हो रहा है, विकास के साथ साथ जो है हम अपने पर्यावरण को भी जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? कि हम अपने अपने यहाँ पे जो रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे पर्यावरण को बचाते हुए चले, पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो, और धीरे धीरे जो है हम अपना डेवलपमेंट भी करें, अपना विकास भी करें, प्लस हम पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना पहुंचाएं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो ये हो गया भैया हमारा सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो भैया हुआ क्या 1992 में, ये याद रखना, 1992 में एक जगह है भैया, देश है ब्राजील, ठीक है, ब्राजील एक देश है। यहाँ पे भैया रियो डे जेनेरो नाम का स्टेट है, यहाँ पे एक राज्य है। कहाँ पे भैया? ब्राजील में। यहाँ पे क्या होता है भैया? यहाँ पे एक बैठक होती है, यहाँ पे एक समिति होती है। क्या होती है यहाँ पे? यहाँ पे एक समिट होती है, बैठक होती है। यहाँ पे होता क्या भैया? 100 अलग अलग देशों से जो है वो राज्य अध्यक्ष आते हैं, 100 राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एजेंडा 21 पे डिस्कशन होता है कि गुरुजी ये एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है ये। तो देखो एजेंडा का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी कार्य सूची बनाते हैं और उस पर पूरा डिस्कशन करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एजेंडा 21 बोलते हैं। इसमें हुआ क्या भैया? होता ये है कि भैया देखो विश्व के जो नेता थे इसमें भाई इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? तो यहाँ पे हुआ कहाँ पे था? तो ये ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में कहाँ हुआ था? तो रियो डे जेनेरो एक स्टेट है यहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर क्या हुआ? यहाँ पे चर्चा हुई और यहाँ पे ये डिसाइड किया गया भैया कि हम क्या करें कि अपनी फ्यूचर जनरेशन जो है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, इनके लिए हम कुछ ना कुछ छोड़ के जाना चाहिए और हमें संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए क्या ना हो कि भैया हमारे पर्यावरण को जो है हानि ना पहुंचे और हमारी जो नीड्स है वो भी सेटिस्फाई हो सके, हमारी जो जरूरत है उसे भी हम सेटिस्फाई कर सकें। तो ये जो सारी जो चीजें होती हैं इस पे बात हुई। इसमें क्या हुआ? ये समान हितों पे बात हुई, गरीबी कम करने पे बात हुई, ठीक है ना, पारंपरिक जरूरतों पर जोर दिया गया। इसमें हर चीजों पे हुआ, यानी कि भैया इसमें ये भी डिसाइड हुआ कि देखो जो संसाधनों का कंट्रोल है वो कुछ अमीर लोगों के हाथ में है, ये भी नहीं होना चाहिए। अमीरी हमें क्या चाहिए? अमीरी और गरीबी में तो जो डिफरेंस है भैया, अमीर लोग बहुत अमीर, मतलब अमीर जो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो गरीब होते जा रहे हैं। तो इन चीजों पे जो है यहाँ पे एजेंडा 21 जो है इसमें डिसाइड किया गया। कहाँ पे हुआ था भैया? ये हुआ था, याद रखना, ये रियो डे जेनेरो में हुआ था। यह है कहाँ पे? तो ये ब्राजील देश में है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़े। और कोई डाउट है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, तो हमें धीरे धीरे पढ़ते रहना है, ठीक है ना। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन को क्या बोलते हैं हम?
रिसोर्स प्लानिंग। अब ये प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग मतलब नियोजन। अब देखो सर ये तो लिखा है ऑलरेडी, तो देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप एग्जाम में आपको 3-3.5 महीने 2-2.5 महीने बचे हुए हैं आपके एग्जाम को, ठीक है ना। अब ये मान के चलो 2.5 महीने में जो भी टॉपर बच्चे होंगे और जो जिन्हें अच्छे नंबर लाने होंगे वो क्या करेंगे? पहले से प्लानिंग करेंगे कि मेरे को इतने चैप्टर्स इतने दिन में कंप्लीट करने हैं, मेरे को इतने चैप्टर्स जो है इतने दिन में कंप्लीट करने हैं। ये सब प्लानिंग होती है ना आपकी। भैया जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो तो प्लानिंग के साथ चलते हैं, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करो संसाधनों की प्लानिंग। अब होता क्या है बेटा, देखो हमारा भारत जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा है संसाधनों का, वो क्या है भाई, वो एक जैसा नहीं है। अब कहाँ भैया, कहीं पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पे संसाधन नहीं है, कहीं पे बिल्कुल भी संसाधन नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। जैसे हम बात करूं लद्दाख, लद्दाख में क्या भैया पानी वगैरह सब मिल जाएगा आपको। लद्दाख में तो पानी नहीं है, लद्दाख की बात छोड़ो। यहाँ पे अगर हम बात करूं राजस्थान की, राजस्थान में आपको सौर ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है, पवन ऊर्जा मिल जाएगी आपको, लेकिन वहां पे क्या नहीं है, वहां पे पानी नहीं है। तो बेसिकली है क्या भैया, कहीं बहुत अच्छे संसाधन है तो वहां पे क्या है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे क्या है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है। जहां पे तकनीक है वहां पे संसाधन नहीं है। तो हमारे भारत देश में क्या है भैया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसा जो है हमने समान रूप से जो है संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नहीं किया नहीं है हमने। तो यहाँ पे मतलब क्या भैया, जो प्रॉपर संसाधन जो है ना, संसाधनों का क्या होना चाहिए, प्रॉपर नियोजन होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए संसाधन कहाँ है और उन्हें इस्तेमाल कैसे करें हम, ठीक है। तो इसी का मतलब अभी है संसाधन नियोजन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से जो है उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका अगर प्रॉपर प्लानिंग करें तो, ठीक है। चलिए तो इसका पढ़ लेते हैं। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज, तो ठीक है, खनिज तो अन्य संसाधनों का अभाव है। झारखंड में खनिजों के प्रचुर भंडार है, लेकिन वहाँ पेयजल और अन्य सुविधाएं नहीं है। समझ में आया ना। देखो झारखंड की अगर बात करूं, यहाँ पे खनिज बहुत है, खनिज बहुत है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पेयजल नहीं है, पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। राजस्थान में भी यही है। तो यहाँ पे मतलब क्या है भाई, अगर मेघालय की मैं बात करूं, मेघालय में जल की कोई कमी नहीं है। मेघालय अगर जाओगे वहाँ पे बहुत बढ़िया मीठा पानी मिलेगा आपको, लेकिन भैया वहाँ पे कोई संसाधन नहीं, अन्य संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, कहीं संसाधन बहुत है, कहीं बहुत कम है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे होता क्या बेटा, तो यहाँ पे होता ये है कि हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और इसमें क्या होता है भैया, इसमें टेक्नोलॉजी, कौशल और संसाधन, इनका ध्यान दिया जाता है। यानी कि भैया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास, किसी भी, मैंने बताया था ना, रिसोर्स को यूज करने के लिए, किसी भी संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास कौशल, कौशल क्या होता है भैया, स्किल होनी चाहिए आपके पास, आपके पास स्किल होनी चाहिए। मान लो कोई पढ़ा रहा है तो उसके पास क्या है, पढ़ाने की स्किल है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो टेलर होता है, टेलर क्या करता है, एकदम जल्दी जल्दी कपड़े सिल देता है। आप सिल पाओगे? क्यों नहीं सिल पाओगे आप? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास वो कौशल नहीं है, ठीक है ना। मैं कपड़े सिल पाऊंगा? नहीं सिल पाऊंगा। और मैं टेलर से बोलूं वो पढ़ा देगा? नहीं पढ़ा पाएगा वो, उसके पास वो स्किल नहीं है, ठीक है ना। तो स्किल का मतलब क्या होता है, कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल्स होगी आपकी, आप किस में आप होशियार हो, किस काम में आप होशियार हो, किस काम को आपको बहुत अच्छे से करना आता है। तो यहाँ पे किसकी जरूरत है भैया, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कौशल की जरूरत है, और संस्थागत यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है इनकी जरूरत है। इन्हें ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, संस्थाओं का, संसाधनों का हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। और हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं। क्या क्या भैया, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी एक सूची बनाते हैं। कि भैया हमने पहचान की कहाँ कहाँ पे जो है क्या है, कहाँ कहाँ पे संसाधन है, उनकी हम पूरी एक सूची बनाएंगे, पूरी लिस्ट बनाएंगे। अच्छा ये यहाँ पे संसाधन है, ये यहाँ पे संसाधन है, ये यहाँ पे संसाधन है, ठीक है। फिर ठीक है, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करते हैं। फिर क्या होता है भैया, हम अपने किसके हिसाब से, कौशल के हिसाब से, तकनीक के हिसाब से और भैया संस्थागत के हिसाब से क्या करते हैं, पूरे एक ढांचे तैयार करते हैं कि ऐसे ऐसे जो चीजें हैं वो ऐसे ऐसे होंगी। फिर क्या होता है भैया, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठना चाहिए। संसाधन नियोजन मतलब जो रिसोर्स प्लानिंग है और जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, इनके बीच में सही तालमेल ही बैठेगा। क्योंकि देखो संसाधनों का मेन मोटिव क्या है, आपका विकास करना, आपका विकास करना। तो भैया इन दोनों का जो तालमेल बैठना है ना, वो बहुत सही होना चाहिए, तालमेल ठीक से बैठना चाहिए इनका, तभी चीजें जो है वो आपको काम देंगी या फायदेमंद होंगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया अपना, इतना समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और आगे बढ़ के बात कर लेते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण भैया, संसाधनों को हमें क्या भैया क्या करना पड़ेगा, संसाधनों को हमें बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा, क्योंकि इनका अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि भैया जो संसाधन है वो क्या है भैया, अमीरों के पास बहुत ज्यादा है, कुछ जो मुट्ठी भर अमीर लोग हैं वो उन संसाधनों पर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं, ठीक है ना। और भैया क्या है, इससे क्या हुआ भैया, आर्थिक असमानताएं आई हैं, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, यानी कि जो लोग हैं बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं, और जिनके पास इन संसाधनों का कंट्रोल है ये बहुत ज्यादा अमीर है। तो ये सारी चीजें देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं गांधी जी की, तो गांधी जी का मानना यह था कि भैया हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषात्मक प्रगति की पूरी दुनिया से संसाधनों की क्षय का मुख्य कारण है। यानी कि उन्होंने बोला कि भाई हम ज्यादातर जो
अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारे जो संसाधन है वो पूरी तरह से जो है खत्म हो जाएंगे। हमारे गांधी जी ने भी बात बोली थी। तो भैया हमें संसाधनों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कि हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को खतरा ना हो, समानताएं बनी रहे, सबके पास बराबर हक होना चाहिए संसाधनों का, ठीक है ना। ये सारी जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया भू संसाधन के बारे में। भू संसाधन मतलब भू की बात हो रही है, भूमि, भू मतलब भूमि यानी कि हमारी जमीन, ठीक है ना। और भूमि क्या है भैया, भूमि भी एक संसाधन है भाई। ये जितने भी आप स्कूल सड़कें वगैरह बनी देखते हो, जितने भी पहाड़ नदियां वगैरह किस पे बने हुए हैं, भूमि पे बने हुए हैं। तो आप बोल सकते हो भूमि क्या है, भूमि भी एक संसाधन है, ठीक है। और अगर मैं भूमि की बात करूं तो इसकी एक खास बात यह है कि ये लिमिटेड होती है। और ऐसा नहीं है कि भूमि का जो साइज है आप बढ़ा लोगे, जैसे मान लो आपके पास 10 बीघा खेत है तो वो 10 बीघा ही रहेगा। और वो अलग बात है कि बगल वाले की जमीन आप कब्जा लो, वो अलग बात है, लेकिन जमीन का साइज जो है वो बढ़ता नहीं है। जमीन एक कैसा रिसोर्स है भाई, एक लिमिटेड रिसोर्स है भाई, आप इसे बढ़ा नहीं सकते। तो जमीन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया भैया। हमारी जमीन पर हमारी पूरी भूमि है, पहाड़ कितने हैं इसमें, मैदानी क्षेत्र कितने हैं, और भैया पठार कितने हैं, इन तीनों में हमने बांट दिया है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, तो भारत की कुल जो भूमि है उसका जो 30% भाग पे क्या है, हमारी पूरी भूमि के 30% भाग पे क्या है भैया, पहाड़ है, ठीक है ना। और ये जो नदियां देखते हो आप, ये जो नदियां देखते हो ना आप, जो ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, ठीक है ना, ये सब नदियां कहां से बहती हैं, पहाड़ों से ही बह के हुए आती है हमारी जमीन पर। तो इनकी बात करूं, 12 मासी जो नदियां देखने को आपको मिलती हैं वो इन पहाड़ों की वजह से ही देखने को मिलती हैं। और ये अपने साथ जो है बहुत सारी गाद लेके हुए आती है, बहुत सारी मिट्टी जो लेके हुए आती है, वो क्या होती है भैया, उस पर हम खेती करते हैं, ठीक है ना। तो पहाड़ हो गए। अगर मैं बात कर लूं मैदान की, तो मैदान कितने परसेंट है भैया, तो ये पूरे भूमि की मैं बात करूं उसका 43% हिस्से पे क्या है भैया, मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, क्या है भैया, मैदानी क्षेत्र। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये सब क्या भैया, ये सब आप बोल सकते हो मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। अब हो गया पठार। पठार क्या होता है भैया, पठार होता है बेटा मेज जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, जो टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो होता है, हम क्या बोल देते हैं, पठार बोल देते हैं। तो हमारा दक्कन जो पठार है, यानी कि हमारे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये जो आप पठार देखते हो यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं दक्कन का पठार। अब इसकी कितनी परसेंटेज है भाई, कुल 27% भाग पे जो है हमारे भारत के भाग पे, हमारी भूमि के भाग पे जो है पठार देखने को हमको मिलता है, ठीक है ना। इन पठारों के फायदे क्या है भैया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं भैया, खनिज पदार्थ मिलते हैं भैया, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं, और भैया वन संपदा मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो संसाधन है हमें, खनिज पदार्थ वगैरह, वो हमें यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर मैं भूमि की बात करूँ, भूमि क्या है, भूमि भी एक तरीके का संसाधन है। क्यों है ये भैया, भूमि के अंदर ही तो सारी चीजें पाई जाती है, कोयला हो गया, ठीक है ना, और क्या हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब किसमें पाए जाते हैं, ये भैया जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो जमीन हमारी क्या हुई, जमीन भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन आप बोल सकते हो, ठीक है। फटाफट से बताओ, समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है, एक मैं आपके लिए पूरा बना के लाया हूँ, एक फिगर है ये। तो यहाँ पे देखो 43% भाग में क्या है, प्लेन एरिया है, 27% भाग में क्या है, प्लेट्यू, यानी कि हमारे जो पठार है वो है। और अगर मैं 30% भाग की बात करूं, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे भैया माउंटेन्स है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भू उपयोग का। भू उपयोग क्या बात कर लेते हैं, ये भूमि को हमने कैसे कैसे उपयोग किया है, किन किन तरीकों से जो है हमने उन्हें उपयोग किया है, उसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है, वेरी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं। अभी हमारा थोड़ी देर में जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर मैं भू उपयोग की बात करूं, तो यहाँ पे हमने देखा है, हमने वनों के रूप में यूज किया है, यानी कि अगर मैं भूमि की बात करूं, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बहुत से जो हिस्से हैं, इसमें क्या है भाई, वन है, वन मतलब जंगल, भूमि की बात करूं। और भैया कुछ भूमि ऐसी है जहाँ पे क्या है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कुछ भूमि ऐसी है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कृषि नहीं होती, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे खेती नहीं होती। किसकी बात कर लेते भैया, बंजर और कृषि आयोग की जमीन। जो बंजर जमीन होती है, जहाँ पे कृषि नहीं हो सकती, वो क्या होता है भैया, वो ऐसी जमीन होती है जहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते। बेसिकली मैं बता क्या रहा हूँ भाई, भू उपयोग के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे हम भूमि को कैसे कैसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। तो एक जमीन क्या होगी, एक तो भैया एक जमीन पे तो वन है, वन यानी कि जंगल है बहुत ज्यादा। अगर मैं दूसरे की बात करूं, तो यहाँ पे कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे हम कृषि नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो वहां पे क्या भैया, बंजर हो गया, वो जमीन जो है वो बंजर हो गई है, या फिर वो कृषि करने के लिए अयोग्य है, मिट्टी वैसी नहीं है वहां पे। और आप बोल सकते हो गैर कृषि प्रयोगों के लिए भूमि। दूसरी भूमि कैसे होगी भैया, गैर कृषि प्रयोगों के लिए भूमि। अब भैया मकान बना लोगे आप, आपने जमीन पर मकान बना लिया, खेती कैसे करोगे, कृषि करोगे, उस पर नहीं करोगे। सड़क बन गई, कारखाने बन गए, ये सब किसमें आती है भाई, ये सब ऐसी भूमि में आती है जिन्हें हम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहला क्या हो गया हमारा, पहला वन हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक ऐसी भूमि जिसे हम कृषि के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। इसके 2 पार्ट है, पहला बंजर जमीन हो गई, बंजर जमीन पर जो हम है क्या नहीं कर सकते, बंजर जमीन पर हम खेती
खेती नहीं कर सकते। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया भैया गैर कृषि प्रयोगों के लिए जो भूमि होती है, यानी कि सड़क बन गई, आपके मकान बन गए, ये सारी चीजें, इंडस्ट्रीज बन गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन गई, ये सब क्या है भैया, ये सब आप बोल सकते हो क्या है, ये ऐसी भूमि है जिसपे आप कृषि नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब आते हैं तीसरी पे। इसका मतलब है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अब इसका मतलब क्या है भैया, देखो पहला इसमें आता है स्थायी चराई तथा अन्य गोचर भूमि। इसमें क्या आते हैं भैया, जो भूमि जिसपे हम खेती नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आप बोल सकते हो जो चराए होते हैं, यानी कि जो चरवाहे होते हैं अपने जानवरों को लेके जाते हैं, जहाँ पे जो जानवर लोग चराई करते हैं, ऐसी भूमि पे खेती होती है, नहीं होती। तो इसमें पहला ये हो गया। ठीक है, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया कुछ आपने देखा होगा, आपने बहुत बड़ी बड़ी जो जमीन है वो खाली देखी होंगी, यानी स्थायी चराव वाली, यानी कि जहाँ पे चराते हैं अपने जानवरों को। और दूसरी कौन सी आ गई, दूसरी इस टाइप की जमीन है, यानी कि ये किसमें नहीं आती है भैया, ये शुद्ध बोए क्षेत्र में नहीं आती। शुद्ध बोए क्षेत्र क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। ये जो जमीन है वो कृषि में नहीं आती, इतना समझो अभी के लिए। और भैया कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की है। भैया एक ऐसी भूमि कृषि योग्य भूमि है, वो कृषि योग्य भूमि है, लेकिन आपने क्या किया, आपने 5 वर्ष हो चुके हैं, आपको 5 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं जहाँ पे आपने खेती नहीं की है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लो एक बहुत बड़ा खेत था, ठीक है, बहुत बड़ा खेत था। अब क्या हुआ भैया, यहाँ से हाईवे निकल गया। जब हाईवे निकलता है ना मौज हो जाती है बहुत ज्यादा, जब हाईवे निकल जाता है ना तो बहुत ज्यादा मौज हो जाती है। तो यहाँ से हाईवे निकल गया, हाईवे निकला तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जमीन के रेट है बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब हाईवे वगैरह निकल जाता है तो जमीन के जो रेट है वो बढ़ जाते हैं। तो जब यहाँ पे हाईवे निकल गया तो आपकी यहाँ पे जमीन थी, तो दूसरे लोगों ने क्या किया, दूसरे लोगों ने यहाँ पे अपने घर बनवा लिए। लेकिन भैया आपने क्या बोला, आपका यहाँ पे सब हर जगह घर बन गए हैं, हर जगह यहाँ पे जो है घर बन चुके हैं, लेकिन आपकी जमीनें खाली पड़ी हुई है। अब पहले आप इसमें खेती करते थे, अब क्या हुआ, आप अपने खेती करनी बंद कर दी। क्यों, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि जब इसके अच्छे दाम हो जाएंगे तो आप बेच दोगे इसे। तो ऐसी जमीन किसमें आएगी, ऐसी जमीन इसमें ही आएगी, यानी कि कृषि योग्य जो बंजर जमीन थी, ठीक है ना, जहाँ पे आपने 5 साल से अधिक खेती नहीं की है, उसे हम किसमें डालेंगे, उसे हम इसी में डाल देंगे, प्रति भूमि में डाल देंगे। ठीक है ना, इसे हम किसमें डाल देंगे, प्रति भूमि में डालेंगे, जहाँ पे आप खेती नहीं कर रहे हो। अब आते हैं किस पे भैया, अब आते हैं प्रति भूमि पे। प्रति भूमि क्या होती है भैया, जहाँ पे आप खेती नहीं कर रहे हो, जिस भूमि पे जो है आप खेती नहीं कर रहे हो। इसमें 2 तरीके के होते हैं भैया, एक होती है वर्तमान प्रति और एक होता है भैया पुरातन प्रति। वर्तमान प्रति की बात करूं तो जिस जमीन पे आपने कम से कम एक साल में कोई भी आपने खेती नहीं किया, एक साल में जो है आपने कोई भी खेती नहीं किया, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रति भूमि बोलेंगे, उसे हम वर्तमान प्रति बोलेंगे। अगर मैं बात करूं पुरातन प्रति की, तो जहाँ पे आपने 1 से 5 साल के अंदर, ठीक है ना, 1 से 5 साल के अंदर कोई भी आपने खेती नहीं किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पुरातन प्रति बोलेंगे। ये जमीन का भैया हमने बंटवारा कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, फटाफट से बताओ। और ये लाइक बहुत कम दिख रहा है, लाइक कर दो यार जल्दी से, 400 पहुंचा दो, 377 हो गया, 400 लाइक पहुंचा दो फटाफट से बिना किसी देरी के। अब बात कर लेते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं नेट शोन एरिया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया पहली साल में, ठीक है, क्या किया आपने पहली साल में, आपने दोनों में खेती की। अब क्या हुआ भैया, अब भैया यहाँ पे हुआ ये कि दूसरी वाले में तो आपने क्या किया, दूसरी वाले में आपने फिर से खेती कर दी, फिर से एक जो फसल है वो उगा दी। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन पहले वाले में तो आप उगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भैया वर्षा की कमी है वहाँ पे, आप वहाँ पे नहीं उगा सकते। लेकिन आपने यहाँ पे एक साल में सिर्फ एक बार खेती की है, और यहाँ पे क्या किया आपने, टोटल कितनी बार खेती की आपने, तो आप बोल सकते हो आपने पहले वाला और दूसरे वाला, तो एक साल में आपने सिर्फ पहले वाले में एक बार खेती की और दूसरे वाले में आपने 2 बार खेती की है आपने। तो अगर मैं बात करूं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है भाई, तो आपने पहले वाली जो खेती की है भैया, पहले वाली जो खेती की है आपने, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम शुद्ध बोया वाला क्षेत्र बोलेंगे, जहाँ पे आपने एक साल में एक बार खेती की है, सिर्फ एक बारी। तो एक साल में एक बार खेती तो आपने दोनों में की है, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट होता है भैया शकल बोया गया खेत, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस सोन एरिया। इसमें क्या आता है भैया, इसमें आपने जो टोटल खेती की है, यानी कि पहले वाले खेत में आपने एक बारी और दूसरे वाले खेत में 2 बारी, इस टोटल को हम क्या बोलेंगे, इस टोटल को हम बोलेंगे सकल बोया गया क्षेत्र। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है भैया शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यहाँ पे आप मतलब एक बारी खेती कर रहे हो एक साल में, तो आ जाएगा नेट शोन एरिया। या फिर भैया अगर ग्रॉस की बात करूं तो इन दोनों का जो
देखो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो सबसे बड़ा जो देख रहे हो ग्रीन वाला जो एरिया है, ग्रीन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। तो यहाँ पे क्या है भैया, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो आप एरिया देख रहे हो कितने परसेंट में है, 40.26% में। ये कैसा है भैया, ये आप बोल सकते हो कैसा है, ये नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कृषि है वो नहीं हो रही। अगर मैं बात करूं ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला, जो नीला वाला देख रहे हो आप, ये क्या है भैया, ये इसमें 18.11% क्या है, फॉरेस्ट है। अगर आप कंपेयर करोगे इसे यहाँ से, कौन से वाले से भैया, यहाँ से आप 2014-15 वाला जो डेटा है इसे आप कंपेयर करोगे 1960 वाले डेटा से, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो बढ़े हुए हैं। पहले 18.11% थे, अब कितने हैं, अब 23.3% है। अब मैं भैया बात करूं कौन से वाले एरिया की, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, तो इसमें पहले 46.26% था, अब कितना है, अब 45.5% है, यानी कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग एरिया, तो यहाँ पे जो नीला वाला देख रहे हो ये क्या भाई, ये ग्रेजिंग एरिया, पहले कितना था 4%, अब कितना है 3% रह गया। ठीक है ना, अब ये नेट शोन एरिया कौन सा भाई, नेट शोन एरिया ये वाला है, ये देखो। ठीक है, नेट शोन एरिया कौन सा वाला, 8.7% वाला, पहले कितना था 4.75 था। ठीक है ना, चलिए आई होप आपको इतना जो क्लियर हो गया होगा, इतना जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो यहाँ पे क्या, भू उपयोग क्या प्रारूप भौतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। तो ये देखो भू उपयोग क्या है भैया, दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला तो भैया भौतिक और दूसरा मानवीय। दोनों जो कारण है भैया यही डिसाइड करते हैं कि भैया कौन कहाँ कैसे उपयोग कर रहा है भूमि को। ठीक है ना, भौतिक कारक में क्या आता है भैया, जलवायु हो गई, ठीक है ना, भू आकृति कैसी है, मृदा कैसी है, यानी कि भौतिक कारक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या भाई, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि भैया जमीन है वो कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये सारी चीजें भौतिक में आ जाती हैं। और मैं बात करूं मानवीय की, तो यहाँ पे क्या हो गया, मानवीय कारकों की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, जनसंख्या, जो तकनीक है, जो कौशल है, ठीक है, और जो जनसंख्या घनत्व है, जो परंपरा है, संस्कृत है, ये किसमें आ जाती है, ये भैया आप बोल सकते हो मानवीय कारकों में आ जाती है। ठीक है, तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। दो कारक होते हैं भैया भूमि के, भूमि संसाधन को कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला क्या, पहले हम ये देखते हैं कि उसकी जो भौतिक जो लक्षण है, यानी कि जो फिजिकल फैक्टर्स है वो क्या है। उसमें क्या देखते हैं भैया, उसमें हम मृदा का प्रकार देख लेते हैं भैया। भूमि जो है इसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी होती है, मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ये सारी चीजें हो गई। जलवायु हो गई, वहां की जलवायु कैसी है। ठीक है ना, अगर मैं मानव की बात करूं, मानवीय कारक की बात करूं, तो यहाँ पे जनसंख्या आ गई, तकनीक आ गई, कौशल आ गया, ये सारी जो चीजें हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, फटाफट से बताओ बेटा, ठीक है या नहीं है, ठीक। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भैया भूमि अवकरण और संरक्षण के उपाय। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है भैया, यहाँ पे हो रही है किसकी भाई, सॉइल डिग्रेडेशन की बात हो रही है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की बात हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं भूमि अभिक्रमण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, हम भूमि अभिकरण बोलते हैं। अब होता क्या भैया, जैसे मैंने बताया कि भैया जो इंसान है वो क्या भैया, इंसान तो हैवानों से कम नहीं है। अब इंसान को जब संसाधन मिले तो इंसानों ने इसे क्या करना शुरू कर दिया, इसे लूटना शुरू कर दिया। इंसानों ने इसे लूटना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ भैया, वनों की कटाई शुरू कर दी इंसानों ने। ठीक है, फिर क्या हुआ भैया, अतिचारण शुरू कर दिया, खनन शुरू कर दिया, उत्खनन शुरू कर दिया। अब उत्खनन क्या होता है, खनन क्या होता है भैया, जब खुदाई होती है ना, खुदाई होती है, माइंस में खुदाई होती है भाई, माइंस की जाती है। माइंस में क्या होता है भैया, खुदाई होती है, अंदर से क्या निकाले जाते हैं, खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। अब इससे हुआ क्या भाई, इससे हमारे पर्यावरण पर बहुत गंदा असर पड़ा है भाई, सबसे बड़ा असर पड़ा है हमारी भूमि पर। इससे क्या हुआ भाई, भूमि की जो उपजाऊपन है, हमारे भूमि का जो उपजाऊपन था, इसमें क्या हुआ भैया, ये बहुत कम हो गई। किसकी वजह से भैया, अब मान लो वनों की आप कटाई करोगे, वनों की आप कटाई करोगे तो इससे क्या होगा, भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम होगा। कैसे कम होगा, भूमि की जो वैल्यू है वो कम होगी। कैसे, अब मान लो पेड़ लगे होते हैं, पेड़ के अंदर जड़ होती है, जड़ क्या रखती है भाई, जड़ जमीन को बांध के रखती है। अब जब आप पेड़ उखाड़ दोगे तो क्या होगा, वो भाई मिट्टी जो है कमजोर हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, तो उस पर क्या होगा, वो अपनी वैल्यू जो खो देगी। अब भैया जब क्या होता है, देखो जब खनन और उत्खनन होता है तो क्या होता है भैया, आप गड्ढे कर देते हो, बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो कर देते हो, आप बड़े बड़े गड्ढे कर देते हो। इससे क्या होता है भैया, अंदर क्या हो जाता है, अंदर जो है हमारी जो मिट्टी है वो कमजोर हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती। तो ये सब किया किसने है भैया, इंसानों ने किया है। और भैया इसके क्या भैया, देखो अब प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो प्रॉब्लम मैंने बता दी, सॉल्यूशन क्या है भैया, सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है ना, मैंने क्या बताया पहले, भैया मैंने बताया भूमि अवकरण के बारे में, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने क्या किया भैया, हमने बहुत ज्यादा पेड़ काट दिए, बहुत ज्यादा खनन कर दिया, बहुत ज्यादा उत्खनन कर दिया, हर चीज हमने कर दी। अब क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या है भैया, अब भाई भूमि की जो वैल्यू है, भूमि की जो मिट्टी की जो वैल्यू है वो तो कम हो चुकी है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो भैया सॉल्यूशन देखते हैं। अब वनारोपण, यानी कि भैया पेड़ लगाओ। अब भाई पेड़ जितने काटे हैं तुमने, पेड़ लगाना शुरू कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चारागाहों का समुचित प्रबंधन। अब एक बहुत ज्यादा जो चरवाई जो होती है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा पशु चरते हैं तो उससे क्या होता है, इससे भी बहुत दिक्कत होती है। अब वो घास खाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कोई चम्मच से घास खा रहे हैं, अब ये वो खाते हैं तो उससे जड़ जो होती है, जड़ उखड़ आती है उससे क्या होता है, ये मिट्टी जो है अपनी पकड़ बनाना छोड़ देती है। इससे क्या होता है भैया, इसकी जो उपजाऊपन है मिट्टी की वो कम हो जाती है।
ठीक है ना, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। तो भैया चरवाहे जो है उन पे प्रतिबंध लगाए, ठीक है, उनका पूरा जो किया जाए, क्या किया जाए कि उन्हें इतने से इतने एरिया में जो है चरवाही करनी है। ऐसा नहीं है कहीं भी लेके चले जाएंगे अपने पशुओं को। और क्या करना है, कांटेदार सीढ़ियों, झाला रेतीली टीलों पर स्थित बनाना, बंजर भूमि का उचित प्रबंध करना, बंजर जो भूमि है उसका उचित प्रबंध कर दो। और क्या हो, सिंचाई का समुचित प्रबंध, तो सिंचाई है भैया इसका भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। जब हम बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं तो क्या होता है भैया, पानी जो होता है भैया, पानी भी अपने साथ जो है मिट्टी को बहाने ले जाता है। तो ज्यादा हम सिंचाई करते हैं उससे क्या होता है, उससे भी ये जो प्रॉब्लम है वो होती है। और क्या होता है भैया, सड़कों के किनारे पर वृक्षारोपण। एक सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया, आपने देखा होगा जब आप जाते हो अपने नानी के घर पे तो रास्ते में बहुत सारे क्या पड़ते हैं भैया, पेड़ दिखते होंगे आपके बगल में, ठीक है ना, उस पर भैया सरकारी निशान भी होता है, एक आपने देखा होगा शायद। तो सरकार लगवाती है, क्यों लगवाती है, ताकि हमारी जो भूमि है ना, ताकि हमारी जो भूमि है वो बची रहे, अच्छे से बची रहे। तो ये हो गया। और क्या हो गया, वनोन्मूलन की रोकथाम, यानी कि जो वनों की कटाई हो रही है उस पर पूरे के पूरे क्या लगे, रोकथाम लगे, ठीक है ना, वनों की कटाई करने पे क्या लगे, पूरे के पूरे प्रतिबंध लगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। अब बात कर लेते हैं मृदा संसाधन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, मृदा संसाधन यानी कि जो सॉइल रिसोर्सेज है इनके बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल हमारी जो जमीन है, देखो अब आप बोलोगे सर भूमि, आप बोलोगे भूमि और सॉइल में क्या अंतर है। सॉइल यानी कि जो हमारी मिट्टी है, मृदा जो है हमारी, इसमें क्या अंतर है। भूमि क्या है, देखो भूमि क्या है, भूमि जब आप देखते हो ना इसमें सब आ जाता है, पहाड़ आ गए, नदियां आ गई, ठीक है ना, ये सब किसका पार्ट है भाई, पठार आ गया, इस पे ये सब भूमि का पार्ट है। और जब मैं मिट्टी की बात करूं, मिट्टी की मैं बात करूं तो ऊपर की जो परत देखते हो ना मिट्टी, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम भूमि बोलते हैं, उसे हम मृदा बोलते हैं। जो जैसे भैया जो प्लेन एरिया होते हैं आपकी, उसकी जो ऊपर की परत होती है जिसमें आप खेती करते हो, कृषि करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम, आप बोल सकते हो उसे हम मृदा बोलते हैं। ये अंतर होता है। भूमि में क्या है, भूमि में सब कुछ आ जाता है। भूमि क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसका ही पार्ट है सॉइल, आप बोल सकते हो जो मिट्टी है वो इसी का पार्ट है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भूमि के बारे में। तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है भैया। देखो मृदा भी क्या है, अब मृदा की मैं बात करूं, ये भी एक क्या है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है भाई। बिना मिट्टी के आप खेती कर लोगे, खाओगे क्या, भूखे नहीं मर जाओगे। एक बात बताओ, वो जो आलू खाते हो आप डेली, सुबह सुबह आलू के पराठे, तले हुए आलू है ना, ये खाते हो, तो भैया जब मिट्टी ही नहीं बचेगी तो क्या में खाओगे, ये बताओ पहले। तो भूमि क्या भैया, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है और मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी होती है। भैया मिट्टी में क्या होता है भैया, मिट्टी में कई जो जीव होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। मिट्टी में क्या होता है, कई सारे जो जीव है वो रहते हैं। तो ये क्या भाई, मिट्टी है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। और ये मिट्टी किस पर डिपेंड करती है, जो मिट्टी की बात करूं, मिट्टी की जो क्वालिटी है किस पर डिपेंड करती है भाई, बहुत सारी चीजें, जैसे तापमान हो गया वहां का, पानी का बहाव हो गया, पवन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गए, ये सारी जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है किस पे, एक मिट्टी पे। और इसी के बेसिस पे क्या हुआ, इसी के बेसिस पे जो है हमने अलग अलग इनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग, मिट्टी की विशेषताओं के अकॉर्डिंग जो है हमने अलग अलग भागों में है इन्हें बांट दिया है, ठीक है ना। इन सब के बारे में जो है हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या, जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और भैया वन मृदा, इन सबको जो है हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ये इनके जो फीचर्स हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं मृदा की, उसके हिसाब से जो है हमने अलग अलग भागों में जो है मृदा को बांट दिया, हमने मिट्टी को अलग अलग भागों में जो है बांट दिया, ठीक है। उसके हम बात कर लेते हैं, अगर मैं जलोढ़ मृदा की बात करूं, काली मृदा की बात करूं, लाल और पीली मृदा की बात करूं, इन सबके क्या है भैया, इन सबके अलग अलग अपने फीचर्स हैं, इन सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, उनके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जलोढ़ मृदा की। बेटा खत्म होने वाला है चैप्टर, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा रुके रहना, थोड़ा सा सब्र कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेटा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मैं चाहता हूं कि भैया देखो पूरा ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सबसे ज्यादा अच्छे खासे नंबर के जो है सवाल आ जाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद हो गया, ठीक है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया, ये हो गया, इन सबसे अच्छे खासे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से इसे पढ़ के जाओ। हाँ चलिए, अगर मैं जलोढ़ मृदा की बात करूं तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो आप उत्तर भारत देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये देखो, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये जो उत्तर भारत का जो हमारा एरिया है पूरा, यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो एलुवियल, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। ये कहाँ पाई जाती है भैया, जो उत्तरी मैदान है, जो उत्तरी मैदान है, कौन सा उत्तरी मैदान, ये आप देख रहे हो, उत्तरी जो मैदान है यहाँ पे पाई जाती है। और बच्चे एक बात ध्यान रखना, इस मैदान पे, ये जो उत्तरी मैदान है ना, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है पूरी दुनिया की। अगर हम बात करूं, ये जो उत्तरी मैदान है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एक इकलौता कारण क्या है, यहाँ पे एक तो प्लेन एरिया है, ये एक पूरा मैदान है, दूसरी बात ये है यहाँ पे क्या है, जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा आप बोलते हो फर्टाइल सॉइल है, काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है ये। तो इस वजह से यहाँ पे आप
देखोगे यूपी बिहार, यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। देखो यूपी बिहार झारखंड, ठीक है ना, इधर पंजाब साइड आ गया, हरियाणा आ गया, तो ये सब इसी में आ जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे खेती जो है अच्छी खासी होती है, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी बात करूं तो भैया इसमें क्या होता है, भैया इसमें बहुत सारी गाद होती है, मिट्टी होती है। अभी आती कहाँ से भैया, अब इसका थोड़ा स्टोरी जान लो, आती कहाँ से है। तो देखो ये हमारे पहाड़, ये हमारे बहुत बड़े माउंटेन्स हैं, इधर आप देखोगे तो हमारे पहाड़ है, ये यहीं से बहती हुई आती है, ठीक है ना। अब सुनो, जब भैया ऊपर से जो नदी आती है ना, कौन सी नदी की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भैया सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, ठीक है। जब ये नदी जो ऊपर से आ रही होती है ना, ग्लेशियर से आ रही होती है, तो जब नीचे आती है, अब एक बात बताओ, जब आप ऊपर से पानी डालोगे, जब आप ढलान पे पानी डालोगे तो बहुत तेजी से पानी आता है ना, बहुत तेजी से पानी आएगा। तो वो अपने साथ बहुत सारी क्या लाता है, बहुत सारी गाद लाता है, बहुत सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो लाता है। कौन भैया, ये जो पानी होता है अपने साथ, क्योंकि बहुत तेजी से आ रहा होता है। जैसे मान लो आप एक प्रैक्टिकल करना, घर पे करना, ठीक है ना, मम्मी के सामने नहीं करना, पिटाई बहुत लगाएंगे। ढलान से पानी डालना, कोई भी पानी डालना, और देखना कितनी तेजी से नीचे आता है। फिर जैसे वो समतल एरिया पे आएगा, प्लेन एरिया पे आएगा, वो धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसे ही होता है क्या भाई इसमें, जब बहुत ऊपर से ढलान से, पहाड़ों से ऊपर से नदियां आ रही होती है ना, तो बहुत तेजी से आती हैं, और जैसे ही प्लेन एरिया पे आती हैं तो क्या होता है, जो जितनी भी गाद लाई होती है ना अपने साथ में, ये इधर उधर छोड़ने लगते हैं। गाद छोड़ के पानी तो आगे चला जाएगा, जो गाद लाई है अपने साथ में, जो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाए हैं वो छोड़ते हुए जाती हैं। तो इन्हें क्या बोल देते हैं, बाद में क्या बन जाती है भैया, यही जलोढ़ मृदा बोली जाती है, ठीक है ना। तो ये आई कहाँ से भैया, ये जो मिट्टी है कहाँ से आई है, ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है यहाँ पे आई है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे किधर, अगर आप पश्चिमी, अगर आप पूर्वी तटों की बात करो, पूर्वी तटों पे भी आपको ये जो मुद्रा है वो देखने को मिल जाएगी। जो कृष्णा महानदी वगैरह है, इनसे भी जो है ये जो मिट्टी है ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आप पूर्वी साइड की अगर बात करो, पूर्वी हिस्से की बात करूँ, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये आपको याद रखना है। अब भाई मैं बात करूँ आयु के आधार पर, कितनी मिट्टी पुरानी है, इसके आधार पर भैया हमने दो हिस्सों में बांटा है जलोढ़ मुद्रा को। एक तो भैया पुरानी जलोढ़, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बांगर बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा ना बांगर, बांगर आपने सुना होगा, जितना भी पुराना सामान होता है घर पे क्या बोल देते हैं उसे, बांगर है। भैया जो भी बांगर वाली चीजें हैं किसे दे दो, बांगर वाले को दे दो, यानी जो कबाड़ी वाला उसे दे दो, जो भी पुरानी चीजें हैं। तो बांगर का मतलब क्या हुआ भाई, पुराना, बहुत पुराना। और ये वही मैं बात करूँ नवीन जलोढ़, इसे हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। खादर मतलब खाद, और ये मिट्टी को नया करने के लिए क्या डालते हो, खाद डालते हो, खाद मतलब बहुत नया। तो नई जो मिट्टी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़, या फिर आप बांगर बोल सकते हो, अलग अलग नाम है इनके, ठीक है ना। तो ये क्या है, मिट्टी, ये बांगर मिट्टी में खादर की तुलना में काटकर पेड़ों की संरचना ज्यादा होती है, और ये भैया क्या होते हैं, कम फर्टाइल होते हैं। अगर हम बात करें नवीन से इसकी, तो थोड़े से कम फर्टाइल होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो जो सेडिमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा होते हैं। और मैं बात करूँ खादर की, खादर में होता क्या है, देखो खादर जो मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो नदियों के आसपास पाई जाती है। जो नदी है ना इनके आसपास पाई जाती है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे बाढ़ आती है, यहाँ पे जब बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ में क्या ले आती है, बहुत सारा क्या गाद लाती है अपने साथ में, सेडिमेंट्स लाती है। और बाढ़ जब चली जाती है तो वो मिट्टी छोड़ के जाती है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं उसे, इस वजह से हम उसे नई मिट्टी बोलते हैं, नई जलोढ़ बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे खादर बोलते हैं। और ये जो खादर होती है क्या होती है भैया, ये भैया बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। अगर बांगर की तुलना करें हम, तो बांगर जो होती है वो कम फर्टाइल होती है, और जो खादर होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, इतना समझ लो बस। तो भैया आप बात करोगे आयु के आधार पर, भैया हमने दो हिस्सों में बांट लिया है। एक तो भैया पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर, और दूसरी नवीन जलोढ़ या फिर खादर। इतना समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं काली मुद्रा। काली मुद्रा जो होती है भैया, इसे बहुत सारे नामों से बुलाते हैं हम इसे क्या बोलते हैं भैया, हम इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन सॉइल जो होता है ना, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, काली मुद्रा हो गई। और हम इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन मतलब जो कपास की मिट्टी होती है वो भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या होता है, इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे से हो जाती है, कॉटन की जो खेती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या बोल देते हैं, काली मृदा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अभी काली मृदा को एक नाम से और बुलाते हैं भैया, रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे बुलाते हैं। तो नाम याद रखना, एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है कि भैया काली मिट्टी को हम किस किस नाम से बुलाते हैं। तो काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। कपास की मिट्टी होती है उसके नाम से बुलाते हैं, कॉटन सॉइल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी मिलती कहाँ पे भैया, काली मृदा की बात करें, दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में मिलते हैं। देखो दक्कन का पठार कहाँ है, दक्कन का पठार ये है, दक्कन का पठार क्या है, ये पूरा दक्कन का पठार है, ठीक है ना, पूरा दक्कन का पठार है। इसके ना उत्तरी पश्चिम, यानी कि उत्तर ये है, पश्चिम ये है। तो ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे आप बोल सकते हो हमारी काली मिट्टी जो है पाई जाती है। जैसे मातृ महाराष्ट्र में, ठीक है ना, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो है भैया इनके जो पठार है, यहाँ पे आपको ये जो मृदा मिट्टी है जो देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। फटाफट से बताओ, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं लाल और पीली मुद्रा। लाल और पीली मुद्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया इसका जो रंग होता है,
ठीक है। आप बारिश के टाइम पे देखोगे, बारिश के टाइम पे भैया ये जो हो जाती पीले कलर की होती है भाई, वैसे नॉर्मली आप देखोगे तो ये लाल कलर की दिखती है, और बारिश जब हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से पीली दिखने लगती है, तो इस वजह से हम लाल और पीली मृदा बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं रेड एंड येलो सॉइल, ये कहाँ पे दिख रही है, तो आप ये देख रहे हो, आप ये भैया जो भी पूर्वी एरिया देख रहे हो, पूरा जो, और कुछ जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे जो है ये मृदा पाई जाती है। ठीक है। तो भाई इसको बोलते हैं क्या भैया, इसके बोलते हैं पूरे पश्चिमी जो ये जो पूर्वी जो जितने भी राज्य हैं, और यहाँ पे दक्षिण में जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे जो है आपको ये लाल और पीली मृदा देखने को मिलती है। इसकी बात करूं, ये क्या भैया, ये लैटराइट है, ये लैटराइट मृदा है। लैटराइट मृदा मतलब ये जो ऐसी मृदा होती है, जो कहाँ होती है भैया, जो उच्च तापमान के साथ तापमान में होती है। लैटराइट मृदा की बात हो रही है, लैटराइट मृदा जो होती है, लैटराइट सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे। लैटराइट सॉइल कौन सी होती है, जो आपने देखा है ना, जो काफी ठोस होती है, जैसे पत्थर हो गया, पत्थर की तरह। तो ये मृदा जो होती है लैटराइट सॉइल की, अगर हम बात करूं, कहाँ पे होती है भैया, ये उच्च तापमान में होती है, जहां आप देखोगे बहुत ज्यादा तापमान है। अगर मैं बात करूं लैटराइट की, तो ये भैया आपको ये दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो राजस्थान वाला जो हिस्सा है, देखो है ना, ये जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे भैया लैटराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है ना। भारी वर्षा से निश्चित काल होता है और जीवाणु मर जाते हैं, इसका कारण लैटराइट मृदा में ह्यूमस ना के बराबर होता है। तो भैया देखो लैटराइट सॉइल की बात करूं, इसमें जो ह्यूमस होता है, जो ह्यूमस होता है, यानी कि जो सड़े गले पत्ते से सड़े गले पत्ते वगैरह जो होते हैं, इसमें ये बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जब बारिश हो जाती है, सड़े गले पत्ते जीवाणु वगैरह होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों? जब बारिश होती है ना बहुत ज्यादा, तो ये मर जाते हैं। और क्या होता है भैया, यह मृदा कि कहाँ पाई जाती है भैया, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। और एक चीज मैंने नहीं बता पाई, एलुवियल सॉइल की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे आप बोल सकते हो वीट की, यानी कि वो अनाज है भैया, इसकी खेती बहुत अच्छे से होती है, अनाज की, दाल की, ठीक है ना, हर चीज यहाँ पे, बालने की खेती, और यहाँ पे दाल बहुत अच्छे से हो जाती है। इन सारी की जो खेती होती है बहुत अच्छे से, मक्का हो गया, ये सारी जो खेती होती है वो आप बोल सकते हो हमारी जलोढ़ मृदा होती है, इसमें बहुत अच्छे से होती है। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी पाई जाती है। इतना समझ में आया, फटाफट से बताओ। ठीक है। अब क्या भैया, इस मृदा को खाद के भरपूर प्रयोग से खेती के लायक बनाया जा सकता है। अब होता क्या भैया, इतनी ज्यादा क्या होती है, इतनी ज्यादा उपजाऊ तो नहीं होती, लेकिन हम इसमें खाद वगैरह डाल दें तो इसे हम क्या बना सकते हैं, इसे हम खेती के लायक बना सकते हैं। ये बहुत ही ठोस होती है, आप बोल सकते हो जहाँ पे ज्यादा उच्च तापमान होता है वहां पे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो है मृदा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। मरुस्थली मृदा की बात कर लेते हैं भैया। मरुस्थली का मतलब क्या हो गया भाई, जो मरुस्थली क्षेत्र है जहाँ पे रेत ज्यादा पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मरुस्थली मृदा बोलते हैं। यह मृदा उन स्थानों में पाई जाती है जहाँ अल्प वर्षा होती है, जहाँ पे अल्प वर्षा का मतलब जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, वहां पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस मृदा में लवण की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होती है, यानी कि आप बोलते हैं सॉल्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी जो मृदा जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, इस मृदा को समुचित उपचार के बाद खेती के लायक बनाया जा सकता है। मरुस्थली मृदा राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। मैंने बोला ना मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल, मरुस्थल कहाँ है भैया, जो रेतीले इलाके हैं, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है और ये गुजरात में है। ठीक है। इतनी चीज पता होनी चाहिए भैया। वन मृदा की बात कर लेते हैं भैया, वन मृदा की बात कर लेते हैं। तो भैया वन मृदा जो है, ये पहाड़ी क्षेत्र जो है, जो आप पहाड़ी क्षेत्र देखते हो, ये जो पहाड़ी क्षेत्र देखते हो, यहाँ पे जो आप जंगल देख रहे हो ना, ये यहाँ पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र पे जो है ये मृदा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। जो ढलान होती है, जो पहाड़ी की ढलान होती है, यहाँ पे जो मृदा है ये ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। लेकिन निचले भागों में ये मृदा काफी उपजाऊ होती है। भाई ऊपर की अगर हम बात करूं, देखो ऊपर इसमें भी एक चीज होती है, देखो ये है हमारा क्या पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, ये मृदा पाई जाती है। यहाँ पे जब बारिश वगैरह होती है तो ऊपर की इतनी उपजाऊ मृदा होती है, बह के कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे तो उपजाऊ नहीं होती है ज्यादा, लेकिन नीचे इन दोनों पहाड़ों के नीचे जगह होती है ना, बची हुई जगह, यहाँ पे जो मिट्टी आ जाती है खिसक के, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है ये वाली मृदा, इस वाले एरिया में। क्योंकि यहाँ से तो बह के आ जाती है, बारिश वगैरह हुई, पूरी मिट्टी जो बह के नीचे आ गई, और जब जहाँ बह के आएगी नीचे, वहां क्या होगा, वहां पे जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ हो जाती है। हाँ बेटा, चाय की खेती केरला वगैरह में बहुत ज्यादा होती है। हाँ केरला में होती है बेटा, वहां पे जो लैटराइट सोल होता है, उसमें चाय कॉफी की खेती जो है बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और भैया अरे यार लाइक थोड़ी कम है, 500 पहुंचा दो यार, 500 तो पहुंचा दो कम से कम। चलिए मृदा अपरदन और संरक्षण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ भाई, मृदा अपरदन क्या होती है, जो जमीन में कटाव आ जाता है, जो भैया मिट्टी में कटाव आ जाता है, आप ये देख रहे हो इमेज, मिट्टी में जो कटाव आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मृदा अपरदन बोलते हैं। और इसके संरक्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मृदा अपरदन की, तो भैया मिट्टी में जो कटाव आपको देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन। अब ये दो तरीकों से आता है। एक तो आप बोल सकते हो कि भैया जो प्राकृतिक चीजें हैं उनकी वजह से कटाव देखने को मिलता है, जैसे कि मान लो हवा चल गई, पानी आ गया, इन कारणों से जो है ये मिट्टी में कटाव देखने को मिलते हैं। और दूसरा जो है मानव प्रक्रिया, जो मानवों ने कर्म कांड कर रखे हैं
उसकी वजह से जो कटाव होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम मृदा अपरदन ही बोलते हैं। यानी कि दो चीजों की वजह से जो है मृदा अपरदन देखने को मिलता है। एक तो भैया मानवों की वजह से, मानव ने कार्य किए उनकी वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, दूसरा भैया आप बोल सकते हो प्राकृतिक, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनकी वजह से जो है मृदा अपरदन देखने को मिलता है। तो देखो प्राकृतिक चीजें वो तो बैलेंस बना लेती हैं, लेकिन भैया हम भी जो कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, हमारी वजह से जो मिट्टी में कटाव देखने को मिलता है तो वो गलत है। देखो मिट्टी में जब कटाव आता है तो मिट्टी जो अपने उपजाऊपन होती है वो खो देती है, मिट्टी जो अपना उपजाऊपन होती है वो खो देती है। जब उपजाऊपन खो देगी तो आप कैसे खेती करोगे। अब इसका कारण देखते हैं लोग, कारण बहुत ज्यादा है। कारण वही सेम है जो हमारे, जब हमने लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा है ना, उसमें हमने क्या देखा भैया, जो उसमें हमने देखा वनोन्मूलन, यानी कि पेड़ों की ज्यादा कटाई होती है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये मृदा अपरदन होता है। उसमें भी वही था। बात कर लेते हैं सघन कृषि। यहाँ पे जो ज्यादा हम कृषि कर रहे हैं, ठीक है ना, जो ज्यादा हम कृषि कर रहे हैं, सघन कृषि का मतलब क्या होता है, हम मतलब छोटे से लैंड एरिया में पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह लगा रहे हैं, पता नहीं हम उस पर बहुत ज्यादा अत्यधिक क्या कर रहे हैं, अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं। वो सारी जो चीजें हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम उस पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, ठीक है ना, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, सघन कृषि बोलेंगे उसे। ठीक है, ये कर रहे हैं। अति पशुचारण, यानी कि भैया पशु जो है, मैंने बोला जब वो जब चरते हैं तो क्या होता है भैया, उससे वो घास होती है वो खाते हैं। जब घास उखड़ेगी तो क्या होगा भैया, जो जमीन की पकड़ है वो कम होगी, इससे क्या होगा, जमीन ढीली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी तो क्या होगा, वो अपना उपजाऊपन खो देती है। ठीक है, और क्या हो गया, अन्य मानव क्रियाएं, जो दूसरी क्रियाएं मानव, जैसे खनन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है ना, इसमें आप बोल सकते हो वनोन्मूलन भी आ जाता है। ये बहुत सारी जो चीजें हैं आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है हमारे, किसके लिए, कहीं ना कहीं मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है। अब भैया मैंने वही बताया कि भैया देखो एक तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं। पहला है वनरोपण। सीधी सी बात है भैया, पेड़ लगाना शुरू कर दो। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप 10 पेड़ काट रहे हो, अगर आप 10 पेड़ काट रहे हो तो 20 पेड़ कहीं और जाके लगा दो। ठीक है, बस इतना करो, पेड़ लगाना शुरू कर दो। भैया ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई, ये क्या होता है, ये जो ढाल वाली जगह होती है, जो ढाल वाली जगह होती है, मान लो ये ढाल वाली जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भैया, अगर बारिश वगैरह होगी क्या होगा, मैंने बताया था ना, क्या बताया था मैंने बताया था आपको, जो प्राकृतिक कारण होते हैं, जब बारिश होगी तो क्या होगा, मिट्टी खिसक के नीचे आएगी। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है खत्म हो चुका है, चैप्टर जो हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा।